हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने सहारनपुर जीएस हब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत हिमालय पर्वत के बारे में अध्ययन किया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। हमने बताया था हिमालय पर्वत की उत्पत्ति, हिमालय पर्वत की वर्गीकरण बताया था कि हिमालय पर्वत का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ, ट्रोन्स हिमालय, वृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और इनकी जो प्रमुख चोटियाँ थी वे भी बताई थी। और जिस हिमालय की जो विशेषता है उसके बारे में भी हमने क्या किया था, अध्ययन किया था। उससे अगला टॉपिक था हमारा उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर का विशाल मैदान, इसको हम सबसे बाद में कवर करेंगे क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक है, इसमें क्या होगा दूसरा टॉपिक पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत। देखो क्या है प्रायद्वीपीय भारत। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या, प्रायद्वीपीय भारत। देखो भारत का जो ये वाला प्रायद्वीपीय भारत वाला जो हिस्सा है, ये वाला, इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। पहले समझो प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप बोलते हैं उसको यानी कि स्थल का वह भाग जिसके क्या हो, तीन ओर जल हो। देखो दक्षिण भारत है ये हमारा, इसको ही दक्षिण भारत या प्रायद्वीप भारत बोलते हैं। प्रायद्वीप क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके इधर तो है बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? बंगाल की खाड़ी। इधर है हमारा अरब सागर और दक्षिण में है हमारा हिंद महासागर। क्या हमारा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो इस स्थल का वह भाग जिसके तीन ओर क्या हो, जल हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। इसलिए हम इसको किस नाम से पढ़ते हैं? इसको हम प्रायद्वीपीय भारत भी बोलते हैं और प्रायद्वीप का पठार भी इसको इसलिए बोलते हैं। और मैंने आपको पठार के बारे में भी बताया था जब हमने भौतिक विभाजन शुरू किया था, तो उसमें मैंने आपको पठार बताया था कि हम पठार किसे कहेंगे। ऐसी एक आकृति जो भूमि से 600 से 800 मीटर ऊंची उठी हो, भूमि से क्या हो, 600 से 800 मीटर के मध्य क्या उठी हुई हो, और जो उसका सतह हो, ऊपरी सतह होगी, वो क्या होगी, उबड़ खाबड़ होगी। तो ये हमारा, ये इस प्रकार से हमारा क्या देखने को मिलता है, ये वाली जो संरचना है ये है हमारी प्रायद्वीपीय का पठार। क्या है ये? इसको ही बोलते हैं प्रायद्वीप का पठार, प्रायद्वीप भारत का पठार, प्रायद्वीप भारत का पठार। तो सर प्रायद्वीप भारत का पठार क्यों कहते हैं, ये आपको पता चल गया होगा। क्योंकि इसके तीन ओर क्या है, जल है तो उसे क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। पठारी भाग है तो इसलिए क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का पठार। इस प्रायद्वीपीय भारत पठार के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करेंगे, ये जो प्रायद्वीप है, या तो प्रायद्वीप का पठार बोल लो या प्रायद्वीप भारत बोल लो, ये किसका हिस्सा है, किसका पार्ट है? मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था कि जब पृथ्वी के चारों ओर, जब सभी महाद्वीप एक जगह जुड़े थे, उसे क्या कहते हैं, पेंजिया। पेंजिया के मध्य से एक सागर था, तैतीस सागर के उत्तरी भाग को अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड। तो ये जो प्रायद्वीप भारत है ये किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। तो प्रायद्वीप भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का भाग है। आपको पता होगा ये भारत है। भारत में जिस प्रकार से तट पाए जाते हैं और भारत की तटीय की जो संरचना है और जो अफ्रीका के तट हैं, ये दोनों क्या है, समान है। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि कभी जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप था हमारा, सपोज करो ये इस प्रकार से हमारा क्या था, अफ्रीका महाद्वीप था। क्या था? अफ्रीका महाद्वीप। इस अफ्रीका महाद्वीप से ये प्रायद्वीप भारत क्या हुआ था, टूट के अलग हुआ था। क्या हुआ था? इस अफ्रीका महाद्वीप से टूट के अलग कौन सा भारत हुआ था? दक्षिण भारत, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत। इसलिए ये किसका भाग हुआ? क्योंकि हमें पता अफ्रीका किसका भाग है, गोंडवाना का। तो प्रायद्वीप भारत भी किसका भाग होगा? हमारा गोंडवाना लैंड का ही भाग है। क्योंकि इस बात को हम किस आधार पर बोल सकते हैं? इस बात को हम इस आधार पर बोलते हैं
जो हमारे प्रायद्वीप भारत की आकृति है, संरचना है, उसी प्रकार की संरचना कहाँ पाई जाती है? हमारी अफ्रीका में। जिस प्रकार के प्रायद्वीप भारत के तट हैं कटे फटे, इसी प्रकार के तट पाए जाते हैं अफ्रीका में। और हमें पता है एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। और भारत में भी क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। यानी कि सपोज करो ये एक अफ्रीका महाद्वीप है, इसका ये इसमें से एक पार्ट ये अलग हुआ, इसमें भी शेर है, तो ये जब पार्ट अलग हुआ, ये लाखों करोड़ों वर्ष तक क्या रहा? संचलन करते रहे, संचलन करके भारत कहाँ पहुंच गया? यहाँ पे पहुंच गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? एशियाई शेर। और कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। तो इन आधारों पर हम बोल सकते हैं कि भारत कभी किसका पार्ट हुआ करता था? अफ्रीका महाद्वीप का। अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग क्या हुआ? हमारा प्रायद्वीप भारत। इसलिए बोलते हैं कि प्रायद्वीप भारत किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि भारत किसका भाग है? अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड? तो आपको बताना है कि भारत गोंडवाना लैंड का भाग है। यदि हम देखें हमारे इस प्रायद्वीप भारत की आकृति कैसी है, क्या दूसरा पॉइंट है इसका, आकृति। इस प्रायद्वीप भारत की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। कैसी है? देखो तीन भुजा है नहीं है इसमें, यानी कि त्रिभुजाकार है। पूछ लिया आपको प्रायद्वीप ये भारत या प्रायद्वीप का पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। और इस प्रायद्वीप भारत, ये जो हमारा प्रायद्वीप भारत है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका जो यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल है? 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्या है? हमारे इस प्रायद्वीप भारत का क्षेत्रफल है, जिसे हम दक्षिण भारत बोलते हैं। उसका क्षेत्रफल कितना है? 16 लाख। और भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का हमें पता है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये कितना है? सपोज करो 32 लाख है, ये कितना है? 16 लाख। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट प्रायद्वीप भारत में स्थित है, या प्रायद्वीप भारत में भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? प्रायद्वीप भारत में भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? यानी कि तो ये भारत के क्षेत्रफल का कितना है? ये भारत के क्षेत्रफल का लगभग 50%, या इसको एक किताब में लिखा हुआ 49.10%। तो ये प्रायद्वीप भारत क्या है? भारत के क्षेत्रफल का कितना है? लगभग 50%। और किसी बुक में 49.10% भी क्या लिखा हुआ था। ये क्या है? हमारा प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत या प्रायद्वीप का पठार। पठार आपको पता है कि भूमि से सब ऊंची उठी आकृति और ऊपरी सतह क्या हो? उबड़ खाबड़ हो, उसे क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। और ये दक्षिण में होने के कारण इसे क्योंकि इस पठार के चारों ओर जल होने के कारण इसे प्रायद्वीपीय भारत का क्या कहते हैं? पठार कहते हैं। इस पठार के अंतर्गत हम देखो किन किन चीजों का अध्ययन करेंगे। यानी आपको समझ में आया होगा किसका भाग है? प्रायद्वीप भारत गोंडवाना लैंड का। आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। क्षेत्रफल कितना है इसका? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? लगभग 50% के आसपास है। अब हम करते हैं प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। प्रायद्वीपीय पठार का वर्गीकरण। प्रायद्वीपीय पठार का क्या करते हैं? वर्गीकरण। कि हम इसके अंतर्गत किन किन संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। ये प्रायद्वीप है, इसके अंतर्गत हम बहुत सारी संरचनाओं का अध्ययन करेंगे। जैसे यदि हम सबसे पहले मार्क करें यहां पर, इसको देते नंबर 1। नंबर 2 पे हम अध्ययन करेंगे यहां पर। नंबर 3 पे अध्ययन करेंगे हम यहां पर, क्योंकि इसका विस्तार कहां तक है? हमारा पूर्वोत्तर भारत तक है। इस प्रायद्वीप भारत का विस्तार कहां तक है? पूर्वोत्तर भारत तक है। प्रायद्वीप भारत का विस्तार कहां तक है? पूर्वोत्तर भारत तक है। क्योंकि यहीं पे तुम्हें देखने को मिलेगा शिलोंग का पठार। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और यहां पे डाल दो नंबर 4 और नंबर
5। देखो नंबर 1 पे क्या किस चीज का अध्ययन करेंगे हम? केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि। देखो भारत के सेंटर में होने के कारण इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय उच्च भूमि, नंबर 1। नंबर 2 पे करेंगे पूर्वोत्तर का पठार। नंबर 2 पे अध्ययन किसका करेंगे? पूर्व का पठार। ठीक है। नंबर 3 पे हम अध्ययन करेंगे दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। नंबर 4 पे करेंगे पूर्वोत्तर भारत का पठार। पूर्व उत्तर भारत का पठार। और नंबर 5 पे अध्ययन करेंगे हम दक्षिण भारत की पहाड़ियां। किसकी? दक्षिण भारत की पहाड़ियां। यानी कि दक्षिण भारत की पहाड़ियां, इन सभी का अध्ययन करेंगे तो हमारा जो प्रायद्वीप का पठार होगा उसमें जितनी भी संरचनाएं हमारी पाई जाएंगी वो इन 5 आधारों पर हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। वो इन 5 आधारों पर हमारा प्रायद्वीप भारत के अंदर जितनी पहाड़ चोटी पाई जाएंगी वो सारी की सारी क्या हो जाएगी? हमारी कवर हो जाएंगी। देखो ये वाला क्या है? यहाँ पे पढ़ेंगे हम केंद्रीय उच्च भूमि। इसके अंतर्गत मैं बताऊंगा मैं किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। दूसरा है पूर्व का पठार, यानी कि इसमें हम पढ़ेंगे रांची का पठार, छोटे नागपुर का पठार, इन सारी पठारों को पढ़ेंगे। तीसरे पे पढ़ेंगे हम दक्कन का पठार। चौथे पे पढ़ेंगे हम जो हमारा शिलोंग का पठार है। वैसे तो मैंने हिमालय वाले चैप्टर में आपको पढ़ा दिया, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से पढ़ाएंगे। 5 पे पढ़ेंगे हम दक्षिण भारत की पहाड़ियां। यदि हम इतनी सारी संरचनाओं को पढ़ लेते हैं तो हमारा क्या है? प्रायद्वीप का पठार या प्रायद्वीपीय भारत में जितनी पहाड़ पर्वत और ये सारी चीजें पाई जा रही है सारी की सारी क्या हो जाएंगी? हमारी कवर हो जाएंगी। यानी कि एग्जाम में जितना भी हमारा आएगा, एग्जाम में इंपॉर्टेंट हमारा जितना भी आएगा वो सारा का सारा क्या हो जाएगा? हमारा इन माध्यम से क्या हो जाएगा? कवर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको भी हेडिंग डालना है। उसके बाद आप हेडिंग डालोगे केंद्रीय उच्च भूमि। सबसे पहले हम अध्ययन किसका करेंगे? केंद्रीय उच्च भूमि। देखो केंद्रीय उच्च भूमि यानी कि सेंटर आइलैंड, यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि क्या है? ये भारत के मध्य में होने के कारण, यानी कि आपको एक वर्त खींचोगे, ये एक सर्कल है, इसका ये क्या होगा? केंद्रीय तो होगा। तो यानी कि जो यहाँ पे आसपास जो पर्वत पठार स्थित होंगे उनके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया? केंद्रीय उच्च भूमि। अब इस केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे अरावली पर्वत, अरावली पर्वत नंबर 1 पे अध्ययन करेंगे। नंबर 2 पे करेंगे मालवा का पठार। मालवा का पठार। नंबर 3 पे करेंगे हम बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का पठार। और नंबर 4 पे अध्ययन करेंगे हम हमारा विंध्याचल पर्वत। कौन सा पर्वत? विंध्याचल पर्वत। और नंबर 5 पे अध्ययन करेंगे हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा, कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत। यानी कि केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत भी हम इन अरावली पर्वत, केंद्रीय उच्च भूमि की यानी कि इस ये वाला जो पार्ट है इसमें हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे? अरावली पर्वत का अध्ययन करेंगे नंबर 1। नंबर 2 पे पढ़ेंगे मालवा का पठार, इनकी विशेषताएं, इनके बारे में बात करेंगे। तीसरा पढ़ेंगे हम बुंदेलखंड का पठार। चौथा पढ़ेंगे हम विंध्याचल का पठार। और 5वां पढ़ेंगे हम सतपुड़ा पर्वत। सबसे पहले हम केंद्रीय उच्च भूमि को ही क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। अरावली पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, फिर मालवा के पठार, फिर बुंदेलखंड, फिर विंध्याचल पर्वत, फिर सतपुड़ा पर्वत। इनके बारे में हम क्या क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कौन सी संरचना कहां पर है, क्योंकि यही डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, यहां से डायरेक्ट ही क्वेश्चन बनता है।
देखो ये इस प्रकार से भारत का क्या मानचित्र है। देखो यहां पे एक संरचना है, राजस्थान, गुजरात से लेकर राजस्थान तक, ये वाली। ये क्या है? नंबर 1 अरावली पर्वत। कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के बाद यहां पे एक पठार है, ये कौन सा है? मालवा का पठार। फिर इसके बाद यहां पे एक पठार है, बुंदेलखंड का पठार, नंबर 3। फिर आता है विंध्याचल पर्वत, फिर आती है हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और इसके बाद यहां से शुरू होता है हमारा प्रायद्वीपीय दक्षिण भारत। क्या होता है? हमारा दक्षिण भारत की शुरुआत होती है। सबसे उत्तर में कौन सा है? अरावली पर्वत, फिर आता है मालवा का पठार, फिर बुंदेलखंड का पठार, फिर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, फिर आता है सतपुड़ा। वी से विंध्याचल, एस से सतपुड़ा। आपसे पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी, जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये पर्वत श्रेणी है, और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, क्योंकि श्रेणी का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पर्वत हो। श्रेणी का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारे पर्वत हो, उसे बोलते हैं हम श्रेणी। वो आपसे पूछेगा कि विंध्याचल पर्वत किन 2 संरचनाओं के मध्य है। जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये किन 2 संरचनाओं के मध्य है? तो विंध्याचल पर्वत किन 2 संरचनाओं के मध्य है? ऊपर तो बुंदेलखंड का पठार, देखो ये क्या रहा? बी, बुंदेलखंड का पठार, और सतपुड़ा के मध्य क्या है? विंध्याचल। एक बार दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ था कि मालवा का पठार किन 2 पर्वत या पठार के मध्य है? तो उत्तर में अरावली, और इसके दक्षिण में बुंदेलखंड का पठार। तो मालवा का पठार किन 2 संरचनाओं के मध्य है? अरावली और बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, इस प्रकार से पूछ लिया कि सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी श्रेणी है? तो विंध्याचल। विंध्याचल के उत्तर में बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के उत्तर में ये हमारा उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। और कभी दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ लिया तो ये रहा, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम ये रहा, और दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम हमारा ये रहा। अब हमारी जो हेडिंग होगी वो होगी अरावली पर्वत। क्या होगी हमारी हेडिंग? अरावली पर्वत। अब हम बात करेंगे अरावली पर्वत के बारे में। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं अरावली पर्वत। सबसे पहली जो हमारा पर्वत है कौन सा? अरावली पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत है हमारा? अरावली पर्वत। इस अरावली पर्वत को यहां से उठाया हमने, यहां पे रख दिया, ऐसे उठाया, ऐसे धर दिया, तो हमारा इस प्रकार से क्या है? अरावली पर्वत है। ये इस प्रकार से, ये क्या आ गया हमारा? अरावली। ये क्या? यहां से उठाया, यहां पे रख दिया हमने, क्या? अपना अरावली पर्वत। सबसे पहले हम इस अरावली पर्वत की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ क्या है विशेषताएं। जैसे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है ये, भारत का प्राचीन मोड़दार पर्वत है। कैसा पर्वत है ये? भारत का कैसा पर्वत है? प्राचीन है। हिमालय कैसा पर्वत है? हिमालय नवीन है, क्योंकि इसमें निर्माण की प्रक्रिया भी जारी है। लेकिन अरावली कैसा है? भारत का प्राचीन है। एक बार एग्जाम में पूछा था कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। हिमालय कैसा था? देखो 2 चीजें ध्यान रखना। हिमालय नवीन मोड़दार वलित पर्वत है। नवीन का मतलब मैंने आपको बताया था नया,
हिमालय नवीन मोड़दार, मोड़दार का मतलब बहुत सारी श्रृंखला है। वलित का मतलब मैंने बताया था अभी निर्माण की प्रक्रिया जारी है, निर्माण की प्रक्रिया कैश में भी जारी है, इसलिए हिमालय को क्या बोलते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत है। अरावली कैसा है, अरावली प्राचीन मोड़दार अवशिष्ट पर्वत है। अरावली कैसा है, प्राचीन है, मोड़दार है और अवशिष्ट है। तीन शब्दावली पे ध्यान देना, प्राचीन है, मोड़दार है, अवशिष्ट है। हिमालय कैसा है, हिमालय नवीन है, मोड़दार है, वलित है। ये तीन शब्दावली है हिमालय के बारे में। नवीन का मतलब नया, मोड़दार का मतलब बहुत सारी पर्वत श्रृंखला, वलित का मतलब निर्माण की प्रक्रिया भी क्या है, जारी है। समझ में आया होगा। और अरावली कैसा है, प्राचीन, मतलब कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, अरावली। मोड़दार, देखो बहुत सारे पर्वत है। अवशिष्ट, अवशिष्ट का मतलब हो गया अब ये पर्वत क्या होने लगा, अवशिष्ट होने लगा, मतलब कि टूटने लगा। आपको पता है कभी कोई चीज नई होती है, नई के बाद कुछ समय के बाद वो पुरानी होती है, पुरानी होने के बाद वो क्या है, चीज अपने आप ही क्या नष्ट होने लगती है। जैसे सपोज करो आप दुकान से कोई शर्ट लाए, वो कैसी है, अभी नवीन है, लेकिन महीने, 2 महीने, 10 महीने, 2 साल, 4 साल बाद क्या होगी, वो कमीज पुरानी हो जाएगी। जब वो कमीज, आपकी शर्ट या कमीज पुरानी होगी तो फिर क्या होगा, वो अपने आप ही टूटने, मतलब कि बोद्दी हो जाएगी। गाँव में बोलते हैं ना, बोद्दी हो जाएगी, यानी कि वो अपने आप ही फटनी स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि वो क्या होने लगेगी, अवशिष्ट, उसके अवशिष्ट होने लगेगी। तो इस प्रकार कभी इस अरावली पर्वत का क्या हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा, निर्माण हुआ होगा। कभी ये इतना था, फिर ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, फिर ये इतना हुआ, तो ये क्या हुआ, नवीन हुआ। लेकिन कुछ समय के बाद ये इतना था, फिर ये इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, फिर ये इतना हो गया, यानी कि ये अब अपनी मृत्यु की ओर है। तो ये कैसा पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, क्योंकि यह, इसका निर्माण लगभग 70 लाख वर्ष पूर्व हुआ था, 70 लाख वर्ष पूर्व। इसका समय भी ध्यान रखना, इसका निर्माण, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। वैसे तो बहुत सारे युग हैं, प्री कैम्ब्रियन, माइसीन, सेनोजोइक, इस प्रकार से, लेकिन आपको हिमालय के बारे में ध्यान रखना, इसका निर्माण किस काल में हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। किस काल में इसका निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन काल में इसका क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। इसके बाद ये रहा हमारा अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का यदि हम विस्तार की बात करें, किसकी बात करें, विस्तार, तो इसका विस्तार गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। आप कहोगे सर दिल्ली में तो कोई पर्वत ही नहीं है। पर्वत था, लेकिन अब क्या होगा, उसका कटाव होने के कारण वो पर्वत छोटा हो गया। क्या हो गया, छोटा हो गया। इसलिए दिल्ली में इस अरावली पर्वत को बोलते हैं रायसीना हिल्स। क्या बोलते हैं, रायसीना हिल्स, रायसीना हिल्स। तो दिल्ली में क्या बोलते हैं अरावली पर्वत को, रायसीना हिल्स। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में क्या इसका विस्तार है। इस रायसीना हिल्स पर ही तुम्हें पता है एक भवन है जिसका नाम है राष्ट्रपति भवन। तो आपको पूछना है कि राष्ट्रपति भवन किस पर्वत पर स्थित है, तो रायसीना हिल्स। रायसीना हिल्स किसका पार्ट है, अरावली का ही एक नाम है, ठीक है। इसके बाद ये रहा राजस्थान। हरियाणा में कुछ ही विस्तार है, दिल्ली हरियाणा में थोड़ा है, लेकिन राजस्थान में क्या है, इसका विस्तार ज्यादा है। आपको पता है इधर एक मरुस्थल है, इधर कहां पे, राजस्थान में एक मरुस्थल, आपको पता है कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल। तो ये यहां पे बना दो, थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल हो गया हमारा, थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहां से है हमारा, राजस्थान में। और ये किधर है, अरावली के इधर, पता इधर पूर्व दिशा होगी, इधर पश्चिम। तो अरावली के पश्चिम में कौन सा मरुस्थल है, थार मरुस्थल।
और राजस्थान में एक नदी बहती है जिसका नाम है सांबर झील। एक झील है जिसका नाम है सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। राजस्थान में एक झील है सांबर झील, ये खारे पानी की झील है। कैसी झील है ये? खारे पानी की झील है। कहां से है? राजस्थान में। इससे एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। कौन सी नदी है? सांबर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। तो अरावली पर्वत के मध्य से कौन सी नदी निकल रही? लूनी नदी। और थार मरुस्थल से भी कौन सी नदी बह रही? लूनी नदी। क्योंकि आपको पता है मरुस्थल क्या होगा? रेतीली भूमि होगी। उससे कौन सी नदी निकल रही? लूनी नदी। आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि थार मरुस्थल से बहने वाली नदी का नाम क्या है? लूनी नदी है। और ये आगे जाके गुजरात में आपको पता है एक जगह पड़ती है कच्छ का रण। एक जगह पड़ती है, आपको पता है, कच्छ का रण। कौन सी जगह पड़ती है? कच्छ का रण। कच्छ का रण कहां से है? ये हमारा कच्छ का रण, ये हमारा गुजरात में। कच्छ का रण कहां से? हमारा गुजरात में। जब ये लूनी नदी कच्छ के रण में प्रवेश करती है तो ये क्या होती है? कच्छ का रण मतलब कि एक रेतीली भूमि है। तो ये कच्छ के रण से ये नदी इस रेत के नीचे से क्या होती है? प्रवाहित होती है। रेत के नीचे से क्या होती है? प्रवाहित होती है। यानी कि ऊपर भूमि, नीचे से नदी बह रही है। ऊपर रेत है, नीचे से नदी बह रही है, लूनी। तो पूछेगा कि कच्छ के रण से प्रवाहित होने वाली नदी लूनी नदी। और ये जब ये नदी लूनी नदी कच्छ के रण में प्रवाहित होती है तो क्या है? इसको बोलते हैं अंतःस्थलीय नदी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? अंतःस्थलीय नदी। ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं कि थार मरुस्थल से बहने वाली नदी लूनी, कच्छ के रण में बहने वाली नदी लूनी, अंतःस्थलीय नदी लूनी। कहां से बहती है? अंतःस्थलीय, कच्छ के रण में। जब कोई नदी किसी भूमि के नीचे से बहेगी तो ऊपर का भाग क्या होगा? दलदला होगा। इसलिए कच्छ का रण कैसा हो गया? अब दलदला भाग हो चुका। इसके बाद राजस्थान में, क्योंकि मैंने बताया अरावली क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। श्रृंखला है तो मतलब इसमें क्या होंगे? बहुत सारे पर्वत होंगे। बहुत सारे पर्वत होंगे। सारे पर्वतों के तो नाम हमें याद नहीं रखना। जो इंपोर्टेंट पर्वत है उनके नाम ही हमें क्या करना है? याद रखना है। तो कोई पर्वत ऐसा होगा जिसपे इसकी चोटी भी होगी, क्योंकि यदि कोई पर्वत होगा उसकी एक हाईएस्ट पीक होगी, एक हाईएस्ट चोटी होगी। तो आपको ध्यान रखना है अरावली पे एक पर्वत है। अरावली पर्वत पर एक श्रेणी है। अरावली पर्वत की एक श्रेणी है जिसका नाम है माउंट अब्बू। माउंट अब्बू। माउंट अब्बू पर एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शेखर। क्या नाम है? गुरु शेखर। अरावली पर्वत पर एक श्रेणी है माउंट अब्बू। ये कहां से है? राजस्थान में। यानी कि इनके अलग अलग नाम हैं। जैसे राजस्थान में माउंट अब्बू है, पार्श्वनाथ की पहाड़ी है, जरगा की पहाड़ी है, रायसीना हिल्स है, जुबाल्टर हिल्स है। ये अलग अलग नाम है, लेकिन हमें सारे नाम याद नहीं रखने। हमें याद रखना है अरावली पर्वत श्रेणी की राजस्थान में एक श्रेणी है जिसका नाम है माउंट अब्बू। माउंट अब्बू पर एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शेखर, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। क्या है? 1722 मीटर। ये क्या है? ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शेखर की। गुरु शेखर किस श्रेणी में स्थित है? माउंट अब्बू। माउंट अब्बू कहां से है? अरावली। तो ध्यान रखना, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शेखर किस पर्वत पर है? माउंट अब्बू पर। यह क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान में। ठीक है। और इस माउंट अब्बू श्रेणी पर ही ये जो हमारा क्या है,
माउंट अब्बू है ना, इस पर ही एक प्रसिद्ध मंदिर भी है, जैन का एक प्रसिद्ध मंदिर है। किसका? जैन धर्म का, जैनियों का या जैन का एक प्रसिद्ध मंदिर है यहां पे। जैन का प्रसिद्ध मंदिर, जिसका नाम है दिलवाड़ा का मंदिर, दिलवाड़ा का मंदिर। ये कहां से है? माउंट अब्बू पर स्थित है। देखो ध्यान रखना, अरावली पर्वत पे एक चोटी है माउंट अब्बू, अरावली पर्वत पर एक श्रेणी है माउंट अब्बू। माउंट अब्बू पर ही क्या हिमालय की है, इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। और इस माउंट अब्बू पे ही जैन धर्म का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जिसे कहते हैं दिलवाड़े का मंदिर। वो कहां से है? माउंट अब्बू पर है। ठीक है, इसके बाद ये था हमारा अरावली पर्वत। एक बार और रिकैप करते हैं। क्या करते हैं? रिकैप करते हैं। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। पूछेगा आपसे एग्जामिनर कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। अरावली किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत है। इसका निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन युग में। प्री कैम्ब्रियन युग में क्या हुआ? इसका निर्माण हुआ। इसका विस्तार कितने राज्यों में है? तो मैंने आपको बता दिया, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, 4 राज्यों में इसका विस्तार है। दिल्ली में इसको रायसीना हिल्स के नाम से जानते हैं, और राजस्थान में माउंट अब्बू पर, अरावली पर्वत श्रेणी पर एक श्रेणी है माउंट अब्बू। माउंट अब्बू पर ही एक पीक है या एक चोटी है जिसे कहते हैं गुरु शिखर। ये क्या है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इस माउंट अब्बू पर ही एक जैन धर्म का मंदिर है, दिलवाड़े का मंदिर। किसके? पूछेगा कि माउंट अब्बू पर दिलवाड़े का मंदिर किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। अरावली पर्वत से एक नदी बहती है, लूनी नदी। लूनी नदी किस मरुस्थल से बहती है? थार मरुस्थल। किस मरुस्थल से? थार मरुस्थल से। ये क्या करती है? कच्छ के रण में गायब हो जाती है नदी, भूमि के नीचे से प्रवाहित होती है। इसे क्या कहते हैं? अंतस्थलीय नदी। हमें पता सांबर झील कैसी झील है? खारे पानी की झील है। तो लूनी भी कैसी होनी चाहिए? खारे पानी की नदी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, लूनी खारे और मीठे दोनों पानी की झील है, दोनों पानी की नदी है लूनी। क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से निकलती है तो खारे पानी की होती है। जब ये थार मरुस्थल से होकर प्रवाहित होती है तो जो उसके लवण है ना, लूनी नदी के जितने भी लवण है, उसे अवशोषित कौन कर लेता है? हमारा जो हमारा रेत होगा ना, उसे क्या अवशोषित कर देता है। जिसके बाद ये नदी कैसी हो जाती है? मीठे पानी की। तो लूनी किस प्रकार की नदी है? मीठे और खारे पानी दोनों प्रकार की क्या है? नदी है। तो ये था हमारा अरावली पर्वत। इसके बाद जो अगला पर्वत आता है हमारा, वो आता है मालवा का पठार। कौन सा पठार आता है? मालवा का पठार। इसकी अगली संरचना की यदि हम बात करें तो कौन सा होगी? मालवा का पठार। दूसरी श्रेणी आती है हमारा मालवा का पठार। यदि हम किसी पहाड़ पर्वत श्रेणी को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम है हमारा कि उससे हमें पता होना चाहिए वो किस राज्य में है। हमें क्या पता होना चाहिए कि वो किस राज्य में है। तो जो हमारा मालवा का पठार है, ये हमारा किन किन राज्यों में इसका विस्तार है? तो इसका विस्तार है, यदि हम बात करें विस्तार की, तो इसका विस्तार है हमारा 2 राज्यों में, मध्य प्रदेश और राजस्थान। किन 2 राज्यों में विस्तार है इसका? मध्य प्रदेश और राजस्थान। इस मालवा के पठार में हमारी एक चट्टान पाई जाती है, बेसाल्ट की चट्टान।
तो मालवा के पठार में किस प्रकार की चट्टान पाई जाती है? बेसाल्ट की चट्टान। किन दो राज्यों में? मध्य प्रदेश और राजस्थान। हमें पता है यदि किसी श्रेणी में बेसाल्ट की चट्टान होगी, सपोज करो मालवा के पठार में क्या बेसाल्ट की चट्टान है, जब बेसाल्ट की चट्टान टूटेगी तो किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण होगा? तो बेसाल्ट की चट्टान के टूटने के पश्चात कैसी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी। कैसी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी। और हमें पता काली मिट्टी में हम किस चीज की खेती करेंगे? कपास की। कपास की क्या करेंगे? खेती करेंगे। देखो इसको उल्टा पढ़ो, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी चाहिए? काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण कैसे होगा? बेसाल्ट की चट्टान के टूटने फूटने से। और बेसाल्ट की चट्टान कहाँ पाई जाती है? हमारे मालवा के पठार में, जिसका विस्तार है गुजरात, नई राजस्थान और मध्य प्रदेश। इसमें क्या पाई जाती है? हमारी बेसाल्ट की चट्टान। इसके बाद यदि हम मालवा पठार की यदि हम बात करें तो उसमें बहुत सारी नदी प्रवाहित होती हैं। इस पठार से क्या कहते हैं? मालवा के पठार को नदियों का मायका कहते हैं। मायका, नदियों का मायका किस पठार को कहते हैं? मालवा के पठार को कहते हैं। तो उससे बहुत सारी नदी प्रवाहित होती है जो इंपोर्टेंट है, जो जहां से उनका उद्गम होता है, जैसे चंबल नदी, नंबर 2 बेतवा, चंबल, बेतवा, केन, पार्वती। ये क्या 4 नदी कहां से निकलती है? चंबल नदी, बेतवा नदी, केन नदी और पार्वती नदी कहां से निकलती है? हमारी मालवा के पठार से। कहां से निकलती है? मालवा के पठार से निकलती है। कौन सी? चंबल, बेतवा, केन और पार्वती नदी। हमें पता है इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो है हमारी चंबल नदी। सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? चंबल नदी। जब मैं आपको नदी तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा और जब मैं बताऊंगा यमुना नदी पढ़ाऊंगा। यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ये क्या कौन सी नदी होगी? गंगा नदी। और ये होगी हमारी यमुना नदी। और यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी। यमुना की सहायक कौन सी है? चंबल नदी। तो चंबल नदी इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये यमुना की सहायक नदी है। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो जब ये नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, कितने राज्यों में बहती है चंबल नदी? 3 राज्यों में। जब चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रवाहित होती है ना, तो इस पे 3 महत्वपूर्ण बांध बने हुए हैं। 3 महत्वपूर्ण क्या है? बांध है, परियोजना है, जलाशय है। एक ही बात है, बांध, परियोजना, जलाशय एक ही बात है। तो यहीं पे पूछता है कि चंबल नदी पर कौन कौन से महत्वपूर्ण बांध हैं। तो देखो चंबल नदी पर जो बांध है महत्वपूर्ण हमारे, एक का नाम है जुआर सागर बांध। कौन सा बांध? जुआर सागर बांध। एक का नाम है राणा सागर। और तीसरे का नाम है गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। ये 3 बांध किस नदी पर है हमारे? चंबल नदी पर। मैंने आपको यहां क्यों बताए? क्योंकि आपको यहीं से याद कर लोगे, कुछ यहां पे याद करोगे, कुछ नदियों में याद करा दूंगा। तो राणा सागर, जुआर सागर और गांधी सागर बांध किस नदी पे है? सबसे पहले तो चंबल नदी पे है। अब पूछता है किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो राज्य में यदि आपको याद रखना है तो जुआर सागर बांध, राणा सागर बांध, ये दोनों बांध है हमारे राजस्थान में। और गांधी सागर बांध है हमारा मध्य प्रदेश में। कहां से? मध्य प्रदेश में। अब थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको कि जी कैसे याद रखें राजस्थान और मध्य प्रदेश। देखो रहता
और जैत ज्वार। तो राज कहाँ होगा? राजस्थान में। तो ये इसको तो ऐसे याद कर लियो, राज कहाँ होगा? राजस्थान में। रहता राणा सागर, जैता ज्वार सागर। गांधी जी कहाँ थे? मध्य प्रदेश में। ये था हमारा मालवा का पठार। सबसे पहले मैंने आपको बताया विस्तार मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हमें पता मालवा के पठार में क्या पाई जाती है? हमारी बेसाल्ट की चट्टान। जब बेसाल्ट की चट्टान टूटेंगी तो कैसी मिट्टी बनेगी? काली मिट्टी। काली मिट्टी में किसकी खेती होगी? कपास की। अब इसको उल्टा पढ़ो, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी का निर्माण की चट्टान उसके टूटने से होगा बेसाल्ट। और बेसाल्ट की चट्टान कहाँ पाई जाती है? मालवा के पठार में। और मालवा के पठार का विस्तार कहाँ से है? मध्य प्रदेश और राजस्थान में। हमें पता है पठार होगा तो कोई ना कोई नदी निकल रही होगी, तो उसे चंबल, बेतवा, केन, पार्वती नदी निकलती है। हमें पता है चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। चंबल कितने राज्यों से बहती है? 3 राज्यों से बहती है। कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इस कौन कौन से बांध है चंबल नदी पर? एक ज्वार सागर बांध, दूसरा राणा सागर, तीसरा गांधी सागर। राज कहाँ होगा? राजस्थान में। तो राणा सागर और ज्वार सागर तो राजस्थान में हो गया। गांधी जी कहाँ चले गए? मध्य प्रदेश में। यह था हमारा मालवा का पठार। अब इससे जो अगला पठार बचा कौन सा? बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इनको हम अगली क्लास में बताएंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।